ओके, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का हमारा एजेंडा है मूविंग एवरेज को जानना। बेसिकली एवरेज को जानना एजेंडा है हमारा। एवरेज दो तरह के बेसिकली यहाँ पे यूज होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एवरेज क्या है, फिर उसको मूविंग क्यों बोलते हैं, थोड़ा समझेंगे उसे। तो एवरेज तो सिंपल मैथ की तरह है कि हमने एक सब्जेक्ट में इतना नंबर मिला, दूसरे में ज्यादा मिला, तीसरे में कम मिला। अल्टीमेटली बेसिकली हम क्या जानते हैं, एवरेज परफॉर्मेंस क्या है किसी स्टूडेंट की। अच्छा, मैं बार बार क्रिकेटर का एग्जांपल लूंगा क्योंकि क्रिकेट जो है बहुत क्लोज है। एक क्रिकेटर की आप परफॉर्मेंस जान रहे हैं, अगर लास्ट 2 इनिंग में उसने 3 रन एंड 7 रन बनाए हैं, तो क्या लास्ट 2 इनिंग के बेस पे उसके आप पूरे करियर का जजमेंट कर सकते हैं? अगर आपको जानना हो कि वो कैसा क्रिकेटर है, तो सिर्फ लास्ट 2 दिन की परफॉर्मेंस से क्या उसको बता सकते हैं आप कि वेदर ही इज अ गुड क्रिकेटर और नॉट? राइट? नहीं बता सकते। बेसिकली हमको क्या जानना पड़ेगा, हमको उसकी ओवरऑल एवरेज जाननी पड़ेगी कि ये कैसा रन बनाता है। लास्ट 2 इनिंग में हो सकती है 2 सेंचुरी भी लगाए, ऐसे प्लेयर्स हैं ना, विनोद कांबली, 16 टेस्ट मैच, 2 डबल सेंचुरीज। अगर किसी को आज ये डेब्यू, किसी को फिगर्स दिखाया जाए कि दिस प्लेयर हैज मेड 16 विद इन 2 डबल सेंचुरीज इन 16 टेस्ट मैच ही प्लेड, तो क्या बोलेंगे इसको, ये तो 100 टेस्ट मैच खेलेगा, इतना टैलेंटेड है, राइट? तो इमीडिएट 1-2 मैच, जितना कम मैच, इमीडिएट का परफॉर्मेंस जानने से, इमीडिएट स्टॉक का प्राइस जानने से, कल क्या किया, इमीडिएट जानने से वैल्यू का हमें सही पर्सपेक्टिव नहीं पता चलता है। एवरेज क्या करता है, एवरेज एक्चुअल में सब कुछ एवरेज आउट कर देता है। तो किस चीज को एवरेज आउट करता है? फ्लक्चुएशंस को एवरेज आउट करता है। अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर गुड स्टूडेंट है, किसी सब्जेक्ट में 85 पाएगा, 95 पाएगा, 95 पाएगा, एक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस उसकी एवरेज के क्लोज होगी। जैसे अगर वो 90% की एवरेज है, तो उसके सारे नंबर ऑलमोस्ट इन एंड अबाउट 90 के आसपास होंगे। तो एवरेज जानने से हमें उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो एवरेज, डेटा पॉइंट पे एवरेज क्या करता है, डेटा पॉइंट पे एवरेज जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको स्मूथ कर देता है। इन द सेंस कि एक दिन प्राइस यहां आया, दूसरे दिन यहां आया, तीसरे दिन यहां आया, चौथे दिन यहां आया, तो वी कैन गेट कंफ्यूज वेरी इजिली कि ये क्या हो रहा है। लेकिन प्राइस, अगर हमें एवरेज पता है उस पर्टिकुलर जिसका स्टॉक का या जिस कमोडिटी का जो भी हमें जानना है, तो हमें उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मिलती है, ये फ्लक्चुएशंस हैं उनको स्मूथ आउट कर रहा है, राइट? एवरेज कर देने से फ्लक्चुएशंस स्मूथ हो जा रही हैं। तो एक तरीके की फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं, नॉइज कह सकते हैं, शोर है, राइट? फ्लक्चुएशंस एक तरीके की नॉइज है जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। लेकिन जब नॉइज हटा देते हैं किसी डेटा पॉइंट से, तो वो डेटा पॉइंट बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि उससे नॉइज चली गई है, फालतू का शोर चला गया उस डेटा पॉइंट से। अब हमें पता है एक्चुअली तेंदुलकर ने 54 के एवरेज से रन बनाए हैं। वो इंग्लैंड में फेल हुआ या ऑस्ट्रेलिया में हिट हुआ, सब कुछ साइड रख के हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा प्लेयर था, क्योंकि उसने 200 टेस्ट मैच खेले और इतने के एवरेज से इतने रन बना डाले। तो जो एवरेज डेटा पॉइंट होता है वो बहुत ही हमें डिसीजन लेने में एक तरीके से क्लियर रखता है हमको, हमारे विजन को। तो एवरेज परफॉर्मेंस हमको दूसरे तरीके से भी क्या हेल्प करता है, हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम कहते हैं ना आजकल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो हम बढ़ गए हैं किस रेस्पेक्ट से बोलते हैं, कल के प्राइस के रेस्पेक्ट से बोलते हैं, या हमारी मेमोरी में जो एक प्राइस आ जाता है उसके पर्सपेक्टिव में बोलते हैं? हमारी मेमोरी में एक्चुअली एवरेज प्राइस आ जाता है। जैसे अगर हम हर वीक में पोटैटो खरीद रहे हैं, तो एवरेज आउट हमको एक पोटैटो का प्राइस हमारे दिमाग में आ जाता है, रफली 30 रुपीज किलो, 25 रुपीज किलो, XYZ। और सडनली अगर हमें 45 में मिलता है, तो हम इमीडिएट गेज कर पाते हैं। हम डेली चार्ट तो नहीं बनाते हैं पोटैटो प्राइस का, लेकिन हमको इमीडिएटली पता होता है कि अभी वेजिटेबल प्राइसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि टोमेटो भी बढ़ गया, पोटैटो भी बढ़ गया। तो जो एवरेज परफॉर्मेंस प्राइस होती है, उससे कोई चीज सस्ती हो रही है या महंगी हो रही है, वो जानने में हमको बहुत हेल्प मिलती है। तो उससे हमको ट्रेंड का पता चलता है। अब नए नए वर्ड्स यूज होंगे,
वही एनालिसिस के हमारे पार्ट बनेंगे। तो अब इसके दो जो एवरेज है वो तो सबको लाइफ में पता है कि एवरेज क्या है, इसको ज्यादा एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एवरेज क्या होगा? सिंपल एवरेज होगा अगर हम 20 डेज की बात कर रहे हैं, 30 डेज की बात कर रहे हैं, अगर उन 30 डेज का प्राइस डिवाइडेड बाई 30 कर दें तो सिंपल एवरेज हो गया। अब सिंपल मूविंग एवरेज क्या होगा? अगर हर दिन पे, हर नेक्स्ट डे पे एक डेटा पॉइंट ऐड कर दें और सबसे लास्ट डेटा पॉइंट हटा दें, तो उससे क्या होगा? ये एवरेज 1 डे आगे मूव कर गया, राइट? अभी तक तो हमने एवरेज लिया 10th ऑफ जून से कह लीजिए 1st ऑफ नवंबर तक ऐसा, और नेक्स्ट डे हमने क्या किया? 2 नवंबर का डेटा इसमें ऐड किया। अब हमें तो लेना है सिर्फ 100 डे का एवरेज। सपोज 100 डेज का एवरेज ले रहे हैं, तो लास्ट डे का एक दिन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक डेटा पॉइंट ऐड कर दिया। तो हमारा मूविंग एवरेज हमारा क्या हो गया? मूव हो गया आगे की तरफ, इसीलिए उसे मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो सिंपल मूविंग एवरेज है, यानी एवरेज आपने प्राइसेस लिए डिवाइडेड बाय डेज कर दिए। अगर आप आवरली ले रहे हैं तो आप प्राइस लिए डिवाइडेड बाय आवर्स कर दिए। मंथली ले रहे हैं तो मंथली प्राइस ले लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स कर दिए, तो आपको सिंपल प्राइस मिल जाएंगे। अब एक वर्ड होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको ज्यादा यूज होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है? उसके फार्मूला में मैं आपको लिंक भेज दूंगा, अभी फार्मूला डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सिंपल ये समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है? रिसेंट के प्राइस पे ज्यादा ध्यान देता है, यानी रिसेंट का जो प्राइस होता है उसके फार्मूला में वेट ऐसा डला हुआ है कि वो लास्ट के प्राइस को ज्यादा वेट देता है। इस तरीके से समझिए, सिंपल मूविंग एवरेज क्या कर रहा है? इस प्राइस को भी वही वैल्यू दे रहा है जो इस प्राइस को भी वैल्यू दे रहा है, क्योंकि हम सबको ऐड करके 30 से डिवाइड कर रहे हैं, किसी को भी एक्स्ट्रा वेटेज या प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो फार्मूला में एक्स्ट्रा मल्टीपल है वो क्या करता है? रिसेंट के प्राइस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज देता है। तो उससे क्या होगा? उससे फर्क क्या पड़ेगा कि प्राइस जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा और क्लोज रहेगा प्राइस के, यानी जो जो रिसेंट प्राइस चल रहा होगा उसको ज्यादा वेटेज देगा तो थोड़ा ज्यादा क्लोज चल रहा होगा। तो उसके कुछ एडवांटेज हैं, वो हम अपने एक्सपीरियंस से देखेंगे। लेकिन जब कोई चीज को हम एक्स्ट्रा वेटेज दे रहे हैं, ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, तो उससे क्या एक उसका निगेटिव पॉइंट ये है कि आप फॉल्स सिग्नल भी ज्यादा जनरेट करेंगे, राइट? सिंपल मूविंग एवरेज आप ले रहे हैं या नॉर्मल तरीके से आप जो एवरेज निकाल रहे हैं, उसका आपका एक पर्सपेक्टिव है। क्या पर्सपेक्टिव है? कि नॉइज चला जाए। तो वो नॉइज चले जाने में ऐसा ना हो कि आप बहुत लैग कर जाओ, डेटा पॉइंट से आप बहुत पीछे चल रहे हो, क्योंकि एवरेज तो यहाँ है, सडनली अगले 4 दिनों में प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए या प्राइस बहुत नीचे चला गया, आप तो एवरेज का वेट करते रह जाएंगे। तो उनको निगेट करने के लिए आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले आए। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो उससे भी आपको एक डाउन साइड है कि आप उससे क्या हो सकते हैं? जल्दी जल्दी आपके वो एवरेजेस को हिट करेंगे, तो उससे फॉल्स सिग्नल जनरेट हो सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप जब बार बार चार्ट यूज करोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझ में आएगा। बेसिक सेंस ये है कि एवरेज के बेसिस पे हम जजमेंट कर सकते हैं वेदर दिस इज अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अगर प्राइस एवरेज से नीचे है तो एक्चुअल में क्या है? डाउन ट्रेंड है, राइट? डाउन ट्रेंड। पिछले 30 दिनों के एवरेज से प्राइस नीचे है तो ये तो डाउन ट्रेंड को दिखाता है, राइट? कि प्राइस तो एवरेज तो ऊपर है, प्राइस नीचे है। और अगर प्राइस जो है एवरेज से ऊपर चल रहा है तो क्या दिखाता है? अप ट्रेंड को दिखाता है। कैसे दिखाता है वो अभी देखने की चार्ट पे देखेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे अबाउट इंडिया का ले लिया है, इसलिए ले लिया है कि ये पहला ही चार्ट था मेरे वॉच लिस्ट में। ओके, कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है about simple moving average or exponential moving average? I will send the Investopedia reading link, so you will know the formula. You will read some more points about that. But the general thing is it's the average, and average has certain advantage, and that is what we are going to interpret. How to take the advantage out of the averages. And averages अब यहाँ तो पूरी हिस्ट्री है, तो हम किस एवरेज को लेके चलें? लास्ट के 10 दिन के एवरेज को लेके चलें, लास्ट के 50 डेज के एवरेज को लेके चलें, 200 डेज के एवरेज लेके चलें, पूरे ईयर का एवरेज लेके चलें, क्या लेके चलें? विच इज द बेस्ट वन?
वो जानने की कोशिश करेंगे। और वो बोलते हैं एक से भले दो, तो दो एवरेज साथ में लेने से बहुत एडवांटेज है, और उनके क्या एडवांटेज है वही अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं जितना सिंपल रखना चाहूंगा जिससे कि एक एक पॉइंट क्लियर होता रहे। अभी ये प्राइस है, अब इस प्राइस में फ्लक्चुएशंस हैं, राइट। दो तरह की फ्लक्चुएशंस हैं, जो डेली बेसिस पे हमको फ्लक्चुएशंस दिख रही है, ये डेली कैंडल्स बन रहे हैं, और दूसरा ये साथ के साथ भी ऊपर नीचे जाता हुआ दिख रहा है, राइट। तो कब ये स्टॉक अप ट्रेंड में था और कब अब स्टॉक ये डाउन ट्रेंड में था, हमें देख के तो पता चल रहा है ये अप ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो इंडिकेटर डालते कैसे हैं, यहाँ इंडिकेटर यहाँ पे गए, यहाँ सिंपल लिखेंगे हम EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। मैंने ये सेकेंड टेम्पलेट चूज किया हुआ है, EMA 20, 50, 100, 200, और इसमें से कुछ वैल्यूज को डिसेबल कर दिया हुआ है। डिसेबल कैसे करते हैं, यहाँ पे टूल देखिए, सेटिंग पे जाएंगे, पहला जो है वो 20, 50, 100 एंड 200 का है। आप इसको इनेबल कर सकते हो, आप इसको डिसेबल कर सकते हो। कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको 20 पे क्या कलर रखना है, अपनी पूरी सेटिंग, कौन सी लाइन कितनी स्ट्रेंथ की रखनी है, पतला रखना है, मोटा रखना है, कितना ब्राइटनेस रखना है, सब कुछ अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिए, अपनी पसंद के हिसाब से कपड़े से मैच कराता हुआ कलर रख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब इसके जरा बिहेवियर को देखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने चार्ट पे 50 सेलेक्ट कर लिया हुआ है और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कर क्या रहा है, 50 पे हो क्या रहा है। 1 ईयर का चार्ट लगा दिया हमने। शुरू करेंगे हम मंथली से, कभी भी कोई डेटा हम लोग लॉन्ग टर्म से शुरू करेंगे। ये 50 मंथ का एवरेज हो गया। ये ग्रीन लाइन जो आप देख रहे हैं, स्मूथ लाइन देख रहे हैं, ये 50 मंथ का एवरेज है, और ये जो है इसके प्राइसेस है। अच्छा, इससे क्या पता चल रहा है हमें, 50 मंथ पे देखने पे, चार्ट देखने पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 50 मंथ लगभग कितना होता है, 4 ईयर के से थोड़ा ज्यादा, राइट। ठीक है, 50 मंथ में स्टॉक के प्राइसेस कंटिन्यूअस अपसाइड गए हैं, राइट। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा दिख रहा है, राइट। 4 साल में हमेशा ऊपर ही गया है। ये प्राइसेस जो 700 के आसपास थे वो आज 18,000 है, एबोट के प्राइसेस, फार्मा की कंपनी है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। यहां के बाद से ये लाइन दिखनी शुरू हो रही है, तो इसके पहले क्यों नहीं दिख रही है लाइन? 2013-14 के पहले क्यों नहीं दिख रही है लाइन? एनीवन? Because it's 50 months. 50 मंथ यहाँ तक 50 मंथ हुआ ही नहीं था ना इसकी हिस्ट्री को। ये आया 2010 में, तो कम से कम 5 साल तो होने चाहिए ना 5 साल का एवरेज निकालने के लिए। तो पहली बार यहाँ पे उसका 5 साल कंप्लीट हुआ, तब यहाँ से डेटा अपीयर होना शुरू हुआ है। अच्छा, इसकी एक टेंडेंसी देखिए कि 50 मंथ के पास जब वो आया तो क्या हुआ, उसे क्या मिला? सपोर्ट मिला, प्राइस को सपोर्ट मिला। सपोर्ट क्या होता है? जहां पे प्राइसेस को सपोर्ट मिले, गिरते हुए प्राइसेस को, प्राइस गिर रहा है उसे सपोर्ट दिया, तो उस प्राइस उस पॉइंट को या उस रेंज को, उस प्राइस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे हम? सपोर्ट बोलेंगे। और जिस प्राइस के बाद ऐसा लगे कि यहां तो आगे कांच की दीवार है जो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन टकरा के प्राइस उससे लौट आ रहा है, उसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल, उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। जहां से प्राइस आगे ऊपर न जाए वो रेजिस्टेंस होता है, जहां से प्राइस नीचे न जाए उसे सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि सपोर्ट टूट नहीं सकता, ये रेजिस्टेंस टूटेगा नहीं, पर पहले ऐसा अपीयर होता है कि ये इस बैरियर को प्राइस काट नहीं पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और जिस प्राइस को आके उसको सहारा मिल जाए, गिरते हुए को सहारा, सपोर्ट मिल जाए, उसे सपोर्ट बोलेंगे। तो जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था और नीचे आया, तो उसे ये 50 मंथ पे सपोर्ट मिला है क्या? कैन वी से दैट दिस इज अ सपोर्ट?
Yes, we can say it's a support because it Yes. is upward trend तो इससे above the हमें line. एक इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है और उसमें करेक्शन आता है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज अलग अलग सब दोनों ऑलमोस्ट एक जैसा बिहेव करेंगे। थोड़ा अंतर रहता है, जैसे मैंने बोला क्लोज प्राइसेस को ज्यादा वेटेज मिलती है। तो यहाँ पे जो एवरेज प्राइस ने उसे सपोर्ट दिया। अब एवरेज प्राइस ने सपोर्ट देने के पीछे साइकोलॉजी क्या है? जब प्राइसेस यहाँ थे ना तो बहुत सारे लोगों को लगा अरे हमने तो पार्टी मिस कर दी, प्राइसेस यहाँ से इतनी तेजी से बढ़ गए। तो अभी जैसे आपको देख के ऐसा नहीं लग रहा है, आपके मन में नहीं आ रहा है काश हमने भी इसे 700 पे खरीदा होता, 10 साल में तो इतने गुना हो गया। तो ऐसा हर इन्वेस्टर्स ऐसा जब स्टॉक का प्राइसेस ऊपर जाता है ना तो उसे लगता है, या जो इन्वेस्टेड भी रहता है उसे लगता है ओह मैंने तो सिर्फ 10 शेयर खरीदे इसके, तो ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। ये तो जब प्राइस बढ़ जाता है लोग उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, क्यों बढ़ रहा है, क्या बिजनेस है, क्या कर रही है। बहुत सारे लोग वो देख के जानने की कोशिश करते हैं ना कि वो 4 फ्लोर की कोठी किसकी है, अच्छा वो डॉक्टर साहब हैं, अच्छा बहुत कमा रहे होंगे। ऐसा करके कैसे जानते हैं हम? जब वो चार फ्लोर की कोठी देखते हैं तो जानने आ रहे ये तो मर्सिडीज से चलता है, क्या करता है, अच्छा वो पॉलिटिशियन। तो ऐसा हमारे मन में इंटरेस्ट आता है। तो कोई भी प्राइस जब स्टॉक का ऊपर जाता है तो हमारे मन में इंटरेस्ट आना शुरू होता है, अरे ऐसा क्या था इसमें इतना तेजी से ऊपर चला गया, तो उसके बिजनेस को जानने की कोशिश करते हैं। तो बाद में कुछ लोग क्या करते हैं, इस पे निशाना लगा के रखते हैं कि जब ये सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं इसे बाइंग करूंगा। सही अपॉर्चुनिटी क्या होती है? उसके एवरेज प्राइस पे बाई करना। इसके एवरेज से डबल प्राइस पे बाई करना तो इट्स अ कॉस्टली बिजनेस, राइट? एवरेज से डबल प्राइस पे पोटैटो कितने दिन तक खरीदेंगे? तो सीजन में खाएंगे, राइट? सीजन आ गया तो एप्पल लेंगे। तो ऐसा जब उसका एवरेज प्राइस के क्लोज आ जाता है ना तो यहाँ पे जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं ना उनको लगता है नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि जो 2015 में जो प्राइसेस थे वो अब मुझे सेम प्राइस 2017 में मिल रहा है। तो 2 साल ने इसको वैलिड बना दिया। पहले ये जो महंगा लगता था आफ्टर 2 ईयर अब इसमें बिजनेस ग्रो हुई होगी, सब हुआ होगा, उसके बाद भी प्राइस नहीं बढ़े होंगे, तो ये लेजिटिमेट लगने लगता है, ये अच्छा लगने लगता है। तो इसकी ये साइकोलॉजी है एवरेज की। तो टाइम के साथ भी सेम प्राइस क्या होता है, टाइम के साथ वही प्राइस एवरेज प्राइस पे आ जाता है। जो 2 साल पहले महंगा था वो 2 साल बाद क्या होने लगता है, चीप लगने लगता है। तो जब एवरेज के पास आता है तो उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, और फिर सेम थिंग, ऑलमोस्ट सेम थिंग माइट हैपन और मे बी मे नॉट हैपन। अब ये तो मैंने 50 महीने का लिया है। अब सब लोग ऐसे थोड़ी हैं कि जो 2-3 साल का वेट करेंगे बोट को खरीदने का, तो वो कहेंगे यार ये तो 50 मंथ के एवरेज के आसपास नहीं आता है, लेट मी सी क्या ये 20 महीने या किसी और किसी एवरेज के पास में आता है क्या। वाह ये तो कमाल हो गया, ये 20 महीने के एवरेज के पास यहाँ पे भी मिला, यहाँ भी मिला, ये 20 EMA है। ओके, तो अभी 20 EMA पे क्या हुआ, ये 20 EMA पे यहां से चलने के बाद यहाँ 20 EMA के आसपास से आके उठ गया, फिर 20 EMA से आके उठ गया, यानी 20 EMA के एक्चुअल एवरेज पे ये चलता है। बीच में कुछ पीरियड ऐसे आते हैं जिस पीरियड में वो EMA से नीचे चला जाता है। तो ये पीरियड उसका क्या पीरियड है, करेक्शन या डाउन ट्रेंड का पीरियड है। कहां तक नीचे जा सकता था यहाँ पे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, वो निचले अगले सपोर्ट तक जा सकता था। क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था तो प्राइस कभी भी उसके नीचे नहीं गए, जा सकते थे, तोड़ सकते थे, पर नहीं तोड़ा। दिस वाज अ वन पॉसिबिलिटी, और वही हुआ कि ये सपोर्ट ने काम किया। जहां पे मेरा कर्सर रखा हुआ है ये प्राइस का पहले रेजिस्टेंस था। अच्छा, रेजिस्टेंस की एक बड़ी अच्छी सी, सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक उसकी एक मिरर इमेज जैसी उसकी पोलरिटी है उसके अंदर, कि जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। 2 वे प्रोसेस है। वह दूध का दही, दही से दूध नहीं बन, दूध का दही और दही से दूध नहीं बन पाता है, लेकिन ये ऐसा है कि जो रेजिस्टेंस रहता है वो नेक्स्ट टाइम सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत से तो तोड़ा है तो उसके नीचे नहीं जाना चाहता है। तो जो रेजिस्टेंस है जिसको प्राइस क्रॉस नहीं कर रहे थे वही नेक्स्ट टाइम सपोर्ट बन गया, और उसके जस्ट नीचे 50 मंथ का भी एवरेज है, तो उसको एनफ सपोर्ट मिला। तो 20 मंथ का ब्रेक होने के बाद भी प्राइसेस उसके नीचे नहीं गए। एनी पॉइंट यू कैन स्टॉप, यू कैन आस्क क्वेश्चन। जितना इंटरेक्शन रखोगे मुझे अननेसेसरी च्युइंगम ज्यादा नहीं चबाना पड़ेगा,
समझ में आ जाए बोलो, आगे बढ़ो। ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये ये जो 20 डे 50 डे ये स्टैंडर्ड है या हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 25 डे, अब 23 ये डेज, 28 डेज? ये यहाँ पे टेम्पलेट है। कुछ टेम्पलेट ऐसे आते हैं जिसमें आप डेज एडिट कर सकते हो। अब इसने 20, 50, 100 का बना दिया है। कुछ टेम्पलेट ब्लैंक आते हैं जिसमें आप उसके डेज को भी एडिट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे जीरोधा ने ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट बाई किया हुआ है, तो जीरोधा का अगर आप अकाउंट खुलाते हैं तो ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर आपको फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, तो जीरोधा में ईएमए करके डालेंगे तो उसमें इमीडिएटली जो ईएमए फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है उसमें आप डेज अपने नंबर्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको हर तरह का मिल जाएगा मोस्टली। जैसे अगर मैं लिख दूं सिंपल ईएमए 21, तो किसी ने एक टेम्पलेट बना के रखा होगा, किसी ने मेरे लिए मेहनत कर रखी होगी, तो वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे मिल जाए, और एडिट करने वाले भी कुछ होते हैं, यू कैन सर्च। ओके, तो अभी कौन सा अच्छा है उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम उसकी वैल्यू को समझेंगे कि इसकी वैल्यू है क्या, इंटरप्रेट कैसे करें। ये टूट रहा है तो क्या डिसीजन लें, अप जा रहा है कब अप जाता है, वो सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 20 अच्छा है, 21 अच्छा है, 22 अच्छा है, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे हम। ओके, अभी ये तो समझ में आ रहा है कि ये जब पास आता है तो अच्छा है, तो दूर जाता है तो क्या है, दूर जाता है तो रिस्क है। वो वाला रिस्क नहीं है कि रिस्क है तो रिस्क है, ये रिस्क है, एक्चुअल रिस्क है। जब भी मीन प्राइसेस से कोई प्राइस दूर चले जाते हैं तो उसकी टेंडेंसी होती है कि उसमें सेलिंग आएगी, क्योंकि सब लोग प्रॉफिट में बैठे हैं और नए बायर्स को प्राइस महंगा लगने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब भी मूविंग एवरेज, ये एवरेज प्राइस से बहुत दूर चला जाएगा तो नए बायर्स को ये महंगा लगने लगेगा, राइट। आपको एवरेज प्राइस से डबल प्राइस पे मिल रहा है। एवरेज प्राइस चल रहा है 23,000, एक्चुअल प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 6,000। एवरेज प्राइस से डबल मिल रहा है। हर बायर तो इंटरेस्टेड नहीं रहेगा कि ये बोट ले लो, ये तो 8,000 हो जाएगा। ऐसा तो हर बायर के अंदर नहीं रहेगी ना टेंडेंसी। किसी को तो लगेगा अरे ये सडनली बहुत बड़ा हुआ है, इट इज वेरी कॉस्टली। और हम सब बार्गेन बायर हैं, राइट। हम क्या चाहते हैं, सस्ता मिले, अच्छा मिले, सस्ता मिले। तो इसकी टेंडेंसी होती है कि अगर ये एवरेज से दूर चला गया तो इसको नीचे आना है। एक तरीके से ये जान लीजिए कि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, इसके अंदर एक मैग्नेट छुपा हुआ है। ये क्या करता है, जब बहुत दूर चला जाता है तो उसको खींच लेता है, या बहुत नीचे रहता है तो भी ऊपर की तरफ खींच लेता है। एवरेज प्राइस से प्राइस नीचे जाते हैं तो खींच लेता है। हम देखेंगे इसका बिहेवियर। तो ये 50 मंथ से जब बहुत दूर चला गया तो उसने अपने पास खींच लिया। फिर प्राइस ऊपर जाना चाहता है, प्राइस तो कहता है कि जाने दो, लेकिन जो उसके एवरेजेज होते हैं वो कहते हैं भाई साहब आप कहाँ चले, इधर आइए। तो ऐसे उसको वापस बुला लेते हैं। तो ये जैसे 20 मंथ के आसपास ये आता रहता है, क्योंकि वो वेरी कॉस्टली, अगर अच्छा स्टॉक है तो क्या होगा, वेरी कॉस्टली और कॉस्टली के बीच में चलेगा। अब ये तो कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, राइट। तो इसने ये 20 मंथ पे सपोर्ट ले रखा है। चलिए अब इसी प्राइस का बिहेवियर वीकली पे देखते हैं कि वीकली एवरेज पे क्या बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले सिर्फ 50 पे देखेंगे। तो 50 वीक का एवरेज है ये, यानी ये 5 ईयर का चार्ट हो गया। यहाँ पे फ्लैट था तो प्राइसेस बार बार इसके ऊपर नीचे हो रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। और एक बार जब प्राइस अप ट्रेंड में आया तो 50 वीक के एवरेज ने क्या किया, इसने 50 वीक, सर कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा, 50 वीक के एवरेज ने इसको सपोर्ट दिया। फिर प्राइसेस ऊपर गए, फिर आया, सपोर्ट दिया। सपोर्ट फेल भी हो सकता है और वो नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जा सकता है, या हो सकता है कोई हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो, कोई और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो, वो हम सीखेंगे बनाना। ये कोई XYZ तीसरे सपोर्ट में। लेकिन यहाँ पे ईएमए फेल हो गया, ईएमए नहीं फेल हुआ, प्राइस फेल हो गया। ईएमए तो वही था, ईएमए एवरेज तो वही था, प्राइस फेल हो गए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। वापस से किसी और सपोर्ट की वजह से वापस आए और फिर प्राइस ऊपर जाने लगा है। तो हमें बिहेवियर क्लियरली दिख रहा है। अब यहां से दो बातें सीखने की है।
कि क्यों यहाँ पे बिहेव, यहाँ पे सपोर्ट नहीं दे रहा है बार बार और क्यों यहीं पे दे रहा है। जब ट्रेंड बनता है, जब एक बार अप ट्रेंड शुरू होता है या डाउन ट्रेंड शुरू होता है, दोनों केसेस में जब ट्रेंड एक शुरू हो जाता है, यानी ये प्राइस में ये एवरेज में एवरेज की लाइन एंगल पे बननी चाहिए। जब ये एंगल पे बनने लगती है तब ये बिहेवियर, इसका एक्चुअल बिहेवियर शुरू होता है। जब भी फ्लैटिश हो जाएगा, अब ये तो प्राइस रोज 50 वीक के एवरेज के आसपास ही मिल रहे हैं, फिर कौन उसको रोज ट्रैक करेगा, कौन इंटरेस्टेड रहेगा एवरेज के। तो एवरेज, एग्जैक्ट एवरेज क्या है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। समझिए, जब प्राइस रोज उसी एवरेज के आसपास ही मिलने लगे तो उस एवरेज की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि अरे ये तो 4600 पे है, आज आया गिर के, अभी तो उठ ही जाएगा। क्यों उठ जाएगा? किसी को उसमें इंटरेस्ट अब नहीं है। अगर रोज एवरेज प्राइस पे मिले तो आप ट्रैक करोगे प्राइस? नहीं करेंगे। नहीं। इट्स मोर अबाउट इंटरेस्ट। तो जब भी अब ट्रेंड शुरू होता है, अब इस पीरियड में देखिए 50 वीक में ही देखेंगे, अच्छा प्राइस साइडवेज पूरा कंसोलिडेट हुआ, चला, और पहली बार ही 50 वीक के एवरेज पे आके फिर बाउंस नहीं हुआ है। बाउंस नहीं हुआ तो कोई ये भी जरूरी नहीं है कि बाउंस हो जाए, लेकिन देयर इज अ गुड चांस कि इट विल गिव अ सपोर्ट। अब यहां से सपोर्ट पे बाउंस होता है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ब्रेक हो जाता है तो सेल कर देना है। जो आपने यहां बाई किया, यहां बाई किया, उसे यहां पे सेल करोगे आप। और अगर फ्लैटिस रह जाता है तो भाई आपकी स्टॉक की जो यारी दोस्ती है उस पर डिपेंड करता है कि आपको ये कितना पसंद है, कितना वेट करना चाहते हो। वेट करना, कुछ कुछ स्टॉक्स में ऐसे पीरियड आएंगे 6-7 साल तक भी प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं, तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके थोड़ा रखना चाहते हो कि जब आप ट्रेंड शुरू होगा तब वापस से बाई कर लेंगे। इस तरह के बहुत सारे विचार आपके इन्वेस्टिंग लाइफ में आएंगे, डेली डेली आएंगे। और खरीद लूं क्या, और बेच दूं क्या? तो वो इंटरेस्ट आपको अपने इमोशन, क्वेश्चंस को सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं उसके बेसिस पे रखना है। इंडिकेटर यहाँ क्या बोल रहे हैं? अगर किसी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा इंडिकेटर क्या बोल रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन पूछना होगा। आपने बाई कब किया? कल ही बाई किया तो आज तो कल बाई किया, 4 साल पहले बाई किया, किस प्राइस पे बाई किया, कितना आपकी इन्वेस्टमेंट है, 100% इसी में इन्वेस्ट कर। हर तरह के सवाल पूछने के बाद आपका आंसर आ सकता है कि अभी आपने जो इन्वेस्ट किया था उसमें अच्छा रिटर्न मिल गया आपको, प्राइस साइडवेज है एवरेज के। जब ट्रेंड रिज्यूम होगा तो आप सॉरी, जब प्राइस जो है अप ट्रेंड में रिज्यूम होगा तो आप वापस से एंट्री कर सकते हो। ऐसे इंटरप्रिटेशन जब आप सीखोगे तब आएंगे। अभी बस इतना समझने वाली बात है कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो कुछ पीरियड में ये, जब ये अब आपकी ये एवरेज लाइन ही फ्लैट हो गई है, राइट, यहां तक अप ट्रेंड में थी, आफ्टर सर्टेन टाइम यहां पे आपकी लाइन क्या हो गई? फ्लैट हो गई। तो इसका जो है जितना जूस था, जितनी एनर्जी थी वो खत्म हो गई, जो इंटरेस्ट देना था उसको खत्म हो गया। क्योंकि जो यहां इंटरेस्ट था ना बाइंग का, वो इस सेलिंग की वजह से खत्म हो गया। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने यहाँ काम अच्छे से नहीं किया। और वापस से जब अप ट्रेंड रिज्यूम हुआ तो उसके बाद देखिए इसने फिर से काम करना शुरू कर दिया। अब अगर ये फ्लैट हो गई है तो अब क्या होगा? ये इंडिकेटर काम नहीं करेगा। हर इंडिकेटर हर मौसम में काम नहीं करता है। किस तरह का, जब अप ट्रेंड चल रहा था तो ईएमए ने बहुत अच्छे से काम किया, डाउन ट्रेंड में भी काम करेगा, हर बार सेलिंग वहीं से आएगी। तो आपको एक सिग्नल देगा कि अब एक एवरेज के पास पहुंच गया, अभी निकल जाओ। आप किसी स्टॉक में स्टक हो जाओगे तो ऐसा होगा, आपको टाइम मिलेगा। तो अभी फिर से यस, एक क्वेश्चन है, तो हाँ। ये जो ईएमए होता है डाउन ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस बन जाता है क्या? यस, अप ट्रेंड Okay. में जितने ये सास हैं वो सब बहू थी कभी, तो ये जो बहू हैं ये सास बन जाएंगी। ठीक है, ओके। ये जितने सपोर्ट हैं ये सब रेजिस्टेंस बनेंगे, और जितने रेजिस्टेंस हैं सब सपोर्ट बन जाएंगे। तो मिल्क एंड कर्ड याद रखिए। बस ये है कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, हम देखेंगे। तो अभी चलिए, हमने वीकली पे देखा, अभी इसी क्विकली डेली पे देखते हैं।
और अगले 40 मिनट भी हम लोग ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे। अब डेली पे क्या हो रहा है, अब देखिए जितना टाइम फ्रेम जितना छोटा करेंगे उतनी आपकी नॉइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नॉइज क्या होता है, फ्लक्चुएशन। जैसे जब हम मंथली पे देख रहे थे तो ये कितना अच्छा अबाउट लग रहा था ना, एकदम लाडला बच्चा ऊपर ही जा रहा है, यहां तक तो एकदम क्लीन दिख रहा था। तो जितना दूर से देखेंगे वो बोलते हैं ग्रास ग्रीन दिखती है, तो बहुत अच्छा दिखता है। नॉइज सारी फिल्टर्ड है। नॉइज क्या होता है, ये जो डेली के फ्लक्चुएशंस हैं ये नॉइज है, यहाँ पे सब फिल्टर्ड है, हमको सब एकदम स्मूथली ऊपर जाते हुए दिख रहा है, राइट, क्लियरली। तो अगर किसी का 5 ईयर 10 ईयर पर्सपेक्टिव रहता है तो उसे क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए, ऐसा एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक ढूंढ ले और उसमें इन्वेस्ट कर दे, राइट। 5x 4x 6x स्टॉक हो जाते हैं अगर आपने सही समय पे सही स्टॉक को कैच किया है। ये समय नहीं था, यहाँ पे भी एक समय ऐसा भी था जिस पीरियड में प्राइस काफी समय तक यही रहा, 2011 से 13 तक। लेकिन अगर आपने उसको सही समय पर आप ट्रेंड को सही से पकड़ लिया तो आप यहां तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकते थे। तो अभी हो सकता है कि वो सही समय हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। यहाँ पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उससे कोई कंक्लूजन नहीं समझेगा। दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ईएमए। तो अभी इसमें जो स्मूदन यानी जब बड़ी पिक्चर देखते हैं ना, जब मंथली पिक्चर देखते हैं तो आपको बहुत सारे जो हैं नॉइजेस नहीं पता चलती हैं, डेली शोर शराबे नहीं पता चलते हैं। जैसे टीवी ऑन करती है ढेर सारा शोर आता है, लेकिन प्रिंट मीडिया पे वो शोर कम हो जाता है क्योंकि लिखना रहता है तो थोड़ा पॉलिश्ड वे में लिखा जाता है। तो उसी तरीके से अभी यहाँ का फ्लक्चुएशन हमें ज्यादा दिख रहा है वीकली पे, डेली पे गए तो हमें और ज्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी कर्व बन रहे हैं और ये फ्लक्चुएशंस वाकई हैं जो दिख नहीं रहते। जैसे ये 20,000 से ये चला आया 17,000 पे, यानी ये लगभग 15% का डिफरेंस आया है और वापस से 10% अप हो गया। यानी विद इन फ्यू डेज ओनली इन अगस्त इटसेल्फ 25% का अप डाउन हो चुका है प्राइस में। पहले इतना ही ऊपर गया फॉर 15%, फिर 15% नीचे आया, फिर 10% ऊपर गया। तो अगर किसी ने सेम इसी प्राइस पे इसे बाई किया हो, सही समय पे सेल, फिर बाई, फिर सेल, तो एक ही स्टॉक जो ओवरऑल 3% भी नहीं बढ़ा, 4%, उसमें वो बार बार इसमें एंट्री एग्जिट कर सकता है, राइट। लेकिन अभी ईएमए पर्सपेक्टिव से सोचें तो उस मैग्नेट के एग्जांपल को याद रखिए, जब ये प्राइस से बहुत ऊपर चला गया एक्सपोनेंशियल एवरेज से तो लौट के आया। अब वो 10th फ्लोर से बॉल गिरी थी तो बेसमेंट तक में चली गई, उसके अंदर मूवमेंट था। फिर जब एकदम नीचे के चली गई तो वापस से मिरर ने अट्रैक्ट किया और फिर वापस से मिरर ने अट्रैक्ट किया। तो बेसिकली यही एवरेज प्राइस ही के आसपास ही चलेगा। अब जितना क्लोज का एवरेज लेंगे उतना चलेगा। तो अगर बहुत ज्यादा क्लोज का ले लिए तो हमें बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो उतना क्लोज होके चलेगा कि हम उसके रिएक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें वो एवरेज जानना है जहां से बार बार वो बाउंस ऑफ करे, उस एवरेज को जानने में हमें ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि उसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं। या सो डेली एवरेज पे इसका 50 पे उसके कुछ खास हमें बीच बीच में सिग्नल है, लेकिन अभी ये फ्लैटिश स्टॉक है तो हमें ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। यहां से ट्रेंड शुरू हुआ लेकिन इमीडिएटली वो टर्न ऑफ हो गया। तो किसी ने अगर यहाँ पे बाई किया या यहाँ बाई किया तो उसे यहाँ पे क्या कर देना चाहिए था, एग्जिट कर देना चाहिए एग्जिट कर देना चाहिए था। अगर इस